स्वागत है आपका आज क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं वाक्य। वाक्य क्या होते हैं, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अनिवार्य तत्व, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, विधेय के आधार, विधेय के प्रकार, उद्देश्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर प्रकार इसके और रचना के आधार पर, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो वाक्य जो है वो शब्दों का सार्थक समूह जिसका अर्थ निकले या जिसका सार्थक अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, या शब्दों से मिलकर वाक्य रचना होती है, पर कैसे, जब उसका सार्थक अर्थ निकले। ठीक है, तो ये वाक्य हो जाता है। अब वाक्य के तत्व कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो वाक्य के तत्व से मतलब ये है कि वाक्य में कौन कौन से तत्व, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। अगर वाक्य में ये तत्व हैं तो एक सार्थक वाक्य जिसे हम कहते हैं उसकी रचना हम कर सकते हैं। तो वाक्य में सबसे पहले एक सार्थकता होनी चाहिए। सार्थकता मतलब से ये है कि सार्थक एक अर्थ होना चाहिए उसका। ठीक है, वाक्य का अर्थ होगा अगर, तभी वाक्य की रचना हम पूर्ण मान सकते हैं। तो वाक्य में पहला तत्व जो है वो होना चाहिए आपकी सार्थकता। ठीक है, दूसरा जो है इसका वो है योग्यता। योग्यता से मतलब उसकी योग्यता कितनी है वाक्य की। वाक्य में जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं उस शब्दों का प्रयोग कहाँ तक सार्थक है वो उस पे, उसकी योग्यता पे निर्भर करता है। तो योग्यता से मतलब जैसे चाय खाई अगर लिखा है तो आपको पता होगा कि चाय खाई नहीं जाती, चाय पी जाती है। तो अगर ये जो है तो ये गलत वाक्य माना जाएगा, इसमें योग्यता नहीं है। वाक्य तो बन गया और समझने की दृष्टि से देखा जाए तो उसको समझ में भी वो आपको आ जाएगा कि चाय जो है खाई बोलें या कुछ भी है, चाय को हम जानते हैं कि चाय क्या होती है। पर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये सार्थकता नहीं है, उस वाक्य में योग्यता नहीं है। योग्यता तब होगी जब उसी वाक्य को कहें हम कि चाय पी। हाँ, बताया कि चाय जो है वो पी जाती है और चाय पी कहा है, इससे उसकी योग्यता दिखती है। ठीक है, अब तीसरा तत्व जो होता है वो होती है आपकी आकांक्षा। आकांक्षा जो है वो भी वाक्य में होनी चाहिए। अगर आकांक्षा है तो वाक्य को हम सार्थक वाक्य समझते हैं। आकांक्षा से मतलब होता है इच्छा। अगर वाक्य श्रोता की इच्छा खत्म कर देता है, जानने की इच्छा खत्म कर देता है, तो ये वाक्य की तत्व कहलाते हैं। खत्म करने से मतलब जैसे कि मान के चलते हैं लिखा है पत्र लिखता है। अब इसमें जानने की इच्छा होती है कि पत्र कौन लिखता है। ठीक है, अगर जैसे कहा जाए वाक्य में वह लिखता है तो इसमें जानने की इच्छा होगी कि वह क्या लिखता है, मतलब उस पर प्रश्न हो जाते हैं, जानने की इच्छा होती है, प्रश्न खड़े हो जाते हैं, वो कहलाता है उसकी आकांक्षा, इच्छा। तो श्रोता की इच्छा खत्म कर दी जाए या इच्छा ना रहे तो वो भी वाक्य का आवश्यक तत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे पत्र लिखता है, इसमें जानने की इच्छा होगी। अगर हम बोलें वह पत्र लिखता है तो इसमें आपको ये पता है वह कौन है, पत्र लिखना है और लिखता है, में तीनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये हो जाती है आपकी आकांक्षा। ठीक है, इसका चौथे नंबर का तत्व होता है वो होता है निकटता। इसमें निकटता होनी चाहिए। ठीक है, निकटता से मतलब ये है कि शब्दों में परस्पर निकटता होनी चाहिए, बोलते समय भी और लिखते समय भी। अगर आप उसमें ज़्यादा दूरी बनाते हैं तो ज़्यादा दूरी बनाने से उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, ये आप इससे समझ सकते हैं कि ये भले ही कोमा या अल्पविराम, भले ही अल्पविराम हो, पर इसका ही महत्व होता है। अगर ये सही जगह पर लगता है तो उसका अलग अर्थ रहता है, और अगर जी और कहीं लगा दें इसको तो उसका अलग अर्थ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं रुको मत जाओ। ठीक है, जैसे कहते हैं अब इस समय अगर हम ये यहाँ लगा देते हैं तो इसका क्या मतलब है, रुको मत जाओ, मतलब रोकने के लिए कहा जा रहा है। और इसको यदि हम यहाँ से रख करके यहाँ लगा दें
तो क्या हो जाएगा, रुको मत जाओ। तो भले ही ये शब्दों की निकटता की बात की जाए, अगर ये चिन्ह लगाने से भी हम इस पे उस शब्द का, उस वाक्य का अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इस वाक्य का वो होता है तत्व कि इस तत्व के माध्यम से भी वाक्य की हम आवश्यक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो निकटता भी होनी चाहिए शब्दों में। फिर एक पदक्रम, एक पदक्रम से मतलब ये है कि पदक्रम व्याकरण के नियम जो बनाए जाते हैं कि कर्ता होगा, क्रिया होगी, कर्म होगा, तो ये सारे पदों का क्रम होना चाहिए। अगर पदों का क्रम नहीं है तो वाक्य की सार्थकता नहीं होगी और वाक्य जो है वो रसयुक्त वाक्य नहीं हो सकता, एक नियम के अनुसार बनाया हुआ वाक्य नहीं हो सकता। तो उसमें वाक्य में पदक्रम भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अन्वय। अन्वय से मतलब है मेल। तो मेल यानी मिलना, अन्वय से मतलब मेल, मेल यानी मिलना। तो मिलना जो है, यदि वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आपस में मेल होना चाहिए। अगर आप कर्ता बदलते हैं या संज्ञा बदलते हैं तो संज्ञा के बदलने के साथ उसकी लिंग भी बदलेगा, उसके वचन ही बदलेंगे। तो ये होता है उनका आपस में मेल, आपस में मेल भी होना चाहिए। यदि आप बोलते हैं वह लड़का लिखता है, तो वह लड़का लिखता है तो लिखता है आएगा। अगर आपने कह दिया वह लड़की, तो वहाँ पर आपको लिखती है करना पड़ेगा। जी होती है लिंग वचन से आपस में मेल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हैं वो आवश्यक तत्व होते हैं। अब आपने, अगर आप वाक्य की परिभाषा आपने पढ़ी है तो वाक्य प्रकार देखे होंगे। प्रकार के बाद आपको ये आवश्यक तत्व जो है वो अवश्य जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको वाक्य के बारे में अगर सारी चीज़ें पता हैं तो आप वाक्य को अच्छे से समझ भी सकते हैं और अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके फ्यूचर में कोई क्वेश्चन कोई करता है, प्रश्न करता है कि वाक्य क्या होते हैं, तो यदि आप शुरू करते हैं वाक्य के तत्व से, वाक्य की परिभाषा से, वाक्य के अंग से, तो एक सार्थक उत्तर माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाती हैं। अब देखते हैं वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग, अंग मतलब उसके हिस्से, उसमें कैसे हम उसको बांट सकते हैं। वाक्य में दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये आपका उद्देश्य है, ये विधेय। उद्देश्य देखिए, जो करता है उस कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं, जो भी करने वाला हो। ठीक है, जो भी करने वाला हो उसे हम कहते हैं उद्देश्य। अगर इस वाक्य में देखा जाए, छोटा सा वाक्य है, वह सागर जाता है, तो छोटा सा वाक्य है, अगर इस वाक्य को हम देखें तो इसमें उद्देश्य ये हो जाएगा, और उद्देश्य को छोड़कर वाक्य में जो भी रहता है वो उसका विधेय हो जाएगा। ठीक है, जे पीछे वाला जो हो जाएगा वो विधेय हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा भाग जो है उद्देश्य हो जाएगा, जे वाला जो भाग है, शेष भाग जो है वो विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये उद्देश्य और विधेय। अब चलिए इसमें देखते हैं उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। ये भी इसके दो भाग होते हैं। उद्देश्य तो होता है, उद्देश्य का विस्तार भी होता है, और विधेय होता है, विधेय का विस्तार भी होता है। तो विधेय के प्रकार के पहले हम विधेय के विस्तार को देखते हैं कि मान के चलते हैं उद्देश्य है, तो उद्देश्य तो आपका वह हो गया। ठीक है, यहाँ पर चलिए किसी का नाम रख देते हैं, जैसे रख दिया हमने राम। राम सागर जाता है या जाते हैं। तो अब इसमें यहाँ पर दूसरा बनाते हैं वाक्य हम। जैसे ये वाक्य है, राम ने रावण को मारा। तो अब राम तो आपको जानते हैं कि राम तो जो उद्देश्य है। अब राम जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य का विस्तार कैसे होगा? तो विस्तार अगर आता है तो विस्तार भी इसका होता है कि राम को, राम कौन है इनके बारे में बताया गया, मतलब वो उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। जैसे दशरथ पुत्र राम, तो ये जो दशरथ पुत्र जो है वो हो जाएगा उद्देश्य का विस्तार। ये उद्देश्य जो है इसको विस्तार करने का काम किया है। ठीक है, अब राम ने रावण को मारा, ये वाक्य कितना पूर्ण हो जाता है, तो ये हो जाता है पीछे का आपका विधेय।
ये उद्देश्य समझ में आया आपको? उद्देश्य, ये उद्देश्य का विस्तार, ये उस उद्देश्य को अगर हमने एक्सप्लेन कर दिया या उसको विस्तारित कर दिया तो हो जाता है उद्देश्य का विस्तार। ठीक है। अब विधेय जो है रावण को मारा, ये विधेय हो जाता है। अगर विधेय का विस्तार भी देखें हम तो विधेय का विस्तार होता है जिसमें विधेय के बारे में, जैसे विधेय में एक कर्म होता है तो ये कर्म के बाद आप और भी जो भी उसमें अतिरिक्त मिलता है वो उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, अब राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को एक स्थान का नाम दे दिया, वहाँ स्थान लंका में मारा। तो ये जो है विस्तार करने का मुख्य उद्देश्य क्या था उनका कि किसने किसको मारा। तो ये जो विस्तार होता है वो हो जाता है उद्देश्य का विस्तार। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया उद्देश्य, उद्देश्य का विस्तार क्या होता है। ठीक है। अब इसका अगर हम प्रकार देखें विधेय की तो विधेय के प्रकार एक साधारण भी होता है, एक जटिल भी होता है। अगर वो विधेय जो है आपको साधारण तौर पर समझ में आ जाता है, वाक्य में मिल जाता है तो वो साधारण, और अगर समझ में नहीं आता है, वाक्य में नहीं मिलता है तो वो जटिल हो जाता है, जिसके अंग होते हैं। ठीक है। आपने देखा भी कि वाक्य की परिभाषा, अनिवार्य तत्व और इसके अंग, विधेय के प्रकार और उद्देश्य के प्रकार, जी आपने देखी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार हम देखते हैं पहले रचना के आधार पर। ठीक है। ये रचना के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, इसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसे हम साधारण वाक्य ही कहते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर का होता है इसमें मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है। जी मिश्र वाक्य होता है। इसमें एक होता है आपका संयुक्त वाक्य। ये आपके रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य। इसमें एक सरल वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है। इसमें एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है, एक कर्ता होता है। साधारण सी बात रहती है और सरल वाक्य कहलाता है। जैसे अभी देखा था हमने कि राम ने रावण को मारा, ये सरल वाक्य हो जाएगा। मैं सागर जाता हूँ, सरल वाक्य हो जाएगा। वह सागर जाता है, सरल वाक्य हो गया। वह सागर जाएगा, सरल वाक्य हो जाता है। ठीक है। तो ये हो जाते हैं सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य में, मिश्र नाम से स्पष्ट इसका, मिश्रित वाक्य से मतलब है जिसमें मिश्रण हो, दोनों 2 वाक्य रहते हैं। इसमें एक वाक्य रहता है, इसमें भी 2 वाक्य रहते हैं, इसमें भी 2 वाक्य रहते हैं। इसमें दोनों वाक्य मिश्र रहते हैं, मतलब मिले रहते हैं। उनको अगर हम चाहें तो एक वाक्य अलग कर सकते हैं, एक वाक्य को अलग नहीं कर सकते, वो उस पर निर्भर रहता है। ठीक है। इसी कारण इसके जो हैं एक प्रधान और एक आश्रित। अब उपवाक्य इसको भी कहते हैं और उपवाक्य इसको भी कहते हैं। जब हम एक वाक्य को 2 भाग में तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो एक भाग जो है वो भी आधा हो जाता है, दूसरा भाग जो है वो भी आधा हो जाता है। इसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं, इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यदि कोई आपसे कोई काम करने को कहता है तो वो यहाँ हो जाता है और उस पर जो निर्भर वाक्य जो है वो यहाँ आता है। ठीक है। तो ये होते हैं इसके उपवाक्य। ठीक है। अब उपवाक्य में आपका जैसे जैसे वाक्य है, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जिसकी पेंसिल खोई थी। तो पहले तो हम देखते हैं इस वाले वाक्य में आपको
सुनने से ऐसा लगेगा कि कुछ और भी कहना चाहते हैं, ये वाक्य जो है अधूरा है। इसलिए ही से हम प्रधान वाक्य तो कहते हैं पर आधा है उपवाक्य, और ये उस पर निर्भर है। अगर इस वाक्य को हम पहचानने की दृष्टि से देखें तो इसको यदि आपको पहचानना है, इसके लिए आपको वाक्य सुनने से ये लगेगा कि कुछ और भी कहना चाहते हैं, वाक्य का भी पूरा नहीं है। तो ये हो जाता है आपका मिश्रित वाक्य के में दो चीज़ें होती हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य जो है वो ये होता है और आश्रित उपवाक्य जो है वो ये होता है। अगर हम ये कहें कि आश्रित उपवाक्य पीछे होता है और प्रधान उपवाक्य आगे होता है तो ये गलत होगा। आश्रित उपवाक्य पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है। जैसे हम कहें जिसकी पेंसिल खोई थी यह वही लड़का है, तो उसको हम आगे भी कह सकते हैं। दोनों में अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों का अर्थ जो है वो एक समान रहेगा। तो आश्रित पीछे भी कह सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, अगर आपसे ये समझ में आ जाता है, बन जाता है, तो इससे कुछ नहीं होगा। एग्जाम में कभी कभी ये ऐसा आ जाता है कि आश्रित उपवाक्य आगे ही होता है या पीछे भी आ सकता है। इस टाइप से अगर उन्हें 4 विकल्प में आंसर दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता है। आपको पता था कि आश्रित उपवाक्य होता है, पर ये नहीं पता था कि कहाँ होता है, कैसे होता है। तो ये अगर आपको जानना है तो ये सारी चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। आवश्यक तत्व जो हैं, अब तत्व का अगर अन्वय है, अन्वय का अगर आ गया हिंदी, उसका अर्थ क्या होता है, आकांक्षा से मतलब क्या होता है, तो आपको पता, अगर वाक्य के तत्व पता है तो इन तत्वों के आपको अर्थ भी पता होंगे। तो ये रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आश्रित उपवाक्य के प्रकार, ठीक है। तो जो उपवाक्य होते हैं यह हमने देखे थे। उपवाक्य जो है मिश्र वाक्य में 2 भाग होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित। तो आश्रित उपवाक्य जो हैं वो 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य को समझने के पहले यदि आपसे संज्ञा और संज्ञा के प्रकार अच्छे से बनते हैं तो ये चीज़ जो है वो समझ में अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे विशेषण और विशेषण के प्रकार अच्छे से बनते हैं तो ये चीज़ समझ में आपको आसानी से आ जाएगी। क्रिया विशेषण के अगर प्रकार, इसकी परिभाषा अगर समझ में आती है तो इसके प्रकार अच्छे से बनते हैं, तो ये वाली चीज़ें भी अच्छे आराम से बन जाएंगी। चलिए अब देखते हैं संज्ञा, अर्थ भी देख लेते हैं इसका। संज्ञा से मतलब है किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी का नाम आना चाहिए, किसी का भी हो नाम, ठीक है। जैसे मेरा यह डर था कि वह बीमार होगी, वह बीमार होगी, संज्ञा नहीं बताया इसमें, पर वह बीमार होगी मतलब कौन सा होगा, संज्ञा, किसी का नाम बताया है, किसी के बारे में बताया, तो ये कहलाते हैं संज्ञा उपवाक्य। वह बीमार होगी, ये जो है अगर आपको कोई ऐसा वाक्य आता है, उस वाक्य में यदि ऐसा कोई अंडरलाइन आती है कि इस वाक्य में ये वाला पद जो है वो क्या है, संज्ञा है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है, तो वह बीमार होगी मतलब वह बीमार होगी किसी पर्सन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम है, तो संज्ञा उपवाक्य होगा। मैं जानता हूँ कि वह आपका भाई है, तो वह व्यक्ति जो है कौन है, आपका भाई है, तो आपका भाई है तो वह जो है क्या हो जाएगी, वह व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के बारे में बताया है संज्ञा। चूँकि सर्वनाम इसमें होता नहीं, तो सर्वनाम भी अगर आता है तो वो भी संज्ञा के प्रकार में ही आएगा। तो संज्ञा सर्वनाम दोनों प्रकार जो हैं संज्ञा उपवाक्य में आती है, ठीक है। अब देखते हैं विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं। विशेषण क्या होते हैं, सबसे पहले तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं, याद रखना इस बात को। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। इसमें देखिए मेरे पास बैटरी से चलने वाली कार है, तो जो कार जो है वो क्या है, संज्ञा, कार जो है वो क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा की विशेषता क्या बताई, कार जो कैसी कार है, जो बैटरी से चलने वाली कार है, तो ये हो जाता है विशेषण उपवाक्य, ठीक है। तो यदि ये वाला आपसे अंडरलाइन आता है तो आपको विशेषण उपवाक्य इसमें लगाना है, ठीक है। मेरे पास एक बहुत पुरानी घड़ी है, तो घड़ी की विशेषता क्या बताई, बहुत पुरानी, ठीक है। तो बहुत पुरानी जो हो जाएगी वो विशेषण उपवाक्य। अब देखते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि क्रिया विशेषण जो है
वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण होते हैं। तो अब देखिए इसमें क्रिया ये हो जाएगी और इस क्रिया की विशेषता बता, चल तो रहा है, बस चल रही है, पर कैसे चल रही है, धीरे धीरे। तो ये क्रिया जो है, क्रिया की विशेषता बताई है धीरे धीरे चलना, तो ये हो जाती है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ओके, अब बीमारों, वह बीमारों की तरह चलता है, वह बीमारों की तरह चलता है, तो चलना इसमें भी हो जाएगी क्रिया। अब कैसे चलता है, बीमारों की तरह, तो जो हो जाते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, अब ये आपका रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार था। अब देखते हैं हम तीसरा प्रकार। ठीक है, तो रचना के आधार पर जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है, दो वाक्य जुड़े होते हैं आपस में। जब जुड़े होते हैं तो उसको अलग भी कर सकते हैं, जुड़े होते हैं उसको हम अलग भी कर सकते हैं। तो ये जो है संयुक्त वाक्य होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे मेरे पास पेन है, और आगे बढ़ा दें इस वाक्य को, और मेरे पास पेंसिल है। मेरे पास पेन है, मेरे पास पेंसिल है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके दो वाक्य। इसको हम एक वाक्य को अलग भी कर सकते हैं तो पूर्ण होगा, दूसरे वाक्य को अलग कर सकते हैं वो ही पूर्ण होगा। ये उसके अवयव होते हैं। ठीक है, जिस कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय, जिससे हम उन दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने का काम करते हैं ये। अगर इनको निकाल दिया जाए तो दो वाक्य अलग अलग रहेंगे और दोनों उनका अलग अर्थ रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके संयुक्त वाक्य, दो वाक्य। मैं सागर जाता हूँ और भोपाल जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके संयुक्त वाक्य। इसको अलग भी कर सकते हैं, हम जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य भी वैसे देखा जाए तो उसके चार प्रकार बताए जाते हैं। जोड़ने वाले, जैसे जोड़ने का काम करता है, विरोध बताने का काम करे, विरोध बताने का काम, जैसे विरोध बताता है, या उसको अलग करने का काम किया जाए, या परिणाम बताने का काम किया जाए, रिजल्ट बताने का काम किया जाता है। चार प्रकार इसके होते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक होता है संयोजक, विभाजक, एक संयोजक, विभाजक, और एक जोड़ने का काम करता है, एक अलग करने का काम करता है, एक विरोध बताने का काम करता है, और एक परिणाम या रिजल्ट बताने का काम करता है। ऐसे चार प्रकार होते हैं। कंजक्शन वही होते हैं इसके। तो जैसे संयोजक मतलब जोड़ने का काम करते हैं, और तो पेंसिल और पेन को जोड़ दिया, दोनों भाग को जोड़ने का काम करें। विभाजक दोनों भाग को अलग करने का काम करें, ना ये वाला काम हो ना वो वाला काम हो। या तुम सागर जा सकते हो, या तुम सागर जा सकते हो अथवा भोपाल जा सकते हो, दोनों को अलग कर दिया, अथवा लगा दिया। तो आपको ये पता होगी, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे और है इसका, तथा हो गया, इसमें जैसे अथवा, या इसमें विरोध बताने का काम करता है, इसे विरोध बताते हैं एक दूसरे में। जैसे इसका ना होता है, ना मतलब ये काम भी नहीं कर सकते, वो काम भी नहीं, दोनों में विरोध बता देते हैं। ठीक है, अब परिणाम में इसका रिजल्ट बताते हैं, लेकिन, परंतु। तो ये हो जाते हैं आपके संयुक्त वाक्य के प्रकार। ठीक है, संयुक्त वाक्य के प्रकार आते हैं, इनसे मिलकर वाक्य बनते हैं, तो वो उसके प्रकार होते हैं। अब देखते हैं हम, अभी हमने आपको देखा रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखे। अब हमें देखना है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताने के पहले हम देखते हैं कि सरल वाक्य में, ये भी छोटी सी बात होती है पर पता होना चाहिए,
अगर आपसे पता है बनती है तो ये एग्ज़ाम के लिए अच्छा हो जाता है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये होते हैं। सरल वाक्य में क्या होता है आपका, उद्देश्य प्लस विधि। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि उद्देश्य और विधेय किस वाक्य में होता है तो आपको पता होना चाहिए सरल वाक्य में होता है। ठीक है, मिश्रित वाक्य में प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य, ये होता है आपका मिश्रित वाक्य में। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, सरल वाक्य और पीछे भी एक सरल वाक्य। ठीक है, तो इसमें दो सरल वाक्य होते हैं, ऐसे प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये छोटी चीज़ें हैं पर आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं हम इसको देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर वाक्य भेद देखें हम, एक होता है आपका विधानवाचक, या इसको कहते हैं हम कथनात्मक। ठीक है, एक इसी का होता है निषेधवाची या नकारात्मक। फिर इसी का होता है प्रश्नवाचक, फिर होता है इच्छावाचक, ठीक है, फिर इसका आज्ञावाचक, आज्ञावाचक के बाद इसका होता है आपका संधिवाचक, विस्मयादिबोधक, इसी का नाम है मनोवेगात्मक। मनोवेगात्मक अंतिम होता है संकेतवाची, या इसको कहते हैं हम शर्तवाची। ठीक है, तो हम इन वाक्यों को देखते हैं कि ये वाक्य क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, इन सारे वाक्यों में जो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, इन सारे वाक्यों में आपको वाक्य 1 मिलेगा और इस अंतिम वाले वाक्य में वाक्य 2 मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका नाम शर्तवाची भी है तो शर्त भी रहेगी और एक वाक्य रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। विधानवाचक वाक्य वो कहलाते हैं, कथनात्मक वाक्य वो कहलाते हैं जो ग्रामर या व्याकरण की दृष्टि से बनाए गए हों और जो कथन कहने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे वह फल खाता है तो एक कथनात्मक वाक्य है, एक कथन कह दिया, एक विधि के अनुसार बना दिया, वो कथन कह दिया। ठीक है, तो ये हो जाता है कथनात्मक वाक्य। ठीक है, अब वह फल खाता है, वह फल खाता है, ये कथनात्मक वाक्य हो गया। इसी वाक्य को अगर हम इसी वाक्य में नहीं लगा देते हैं, इसी वाक्य में एकदम नहीं लगा देते हैं तो ये बन जाता है निषेधवाची या नकारात्मक वाक्य। वह फल नहीं खाता है। ठीक है, तो वह फल खाता है, वह फल नहीं खाता है, तो ये बन जाएगा। क्लियर। अब प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इसी को हमने प्रश्नात्मक वाक्य बना दिया। क्या वह फल खाता है। ठीक है, क्या वह खाता है लिखा है इसमें, यहाँ पर मान के चलते फल लिख दिया तो क्या वह फल खाता है, तो ये बन जाता है प्रश्नात्मक। ठीक है, अब इसमें इच्छावाचक वाक्य क्या होगा, इसमें इच्छा हो जाएगी, वह फल खाना चाहता है, इच्छा हो जाएगी। किसी को आप दुआ देना चाहते हैं
इच्छा हो जाएगी। किसी को बद्दुआ देते हैं, वो इच्छा है, आपकी तो इच्छा है, सामने वाले के लिए बद्दुआ हो जाएगी वो, तो ये इच्छावाचक वाक्य इसमें आ जाते हैं। अब आज्ञावाचक, तो आज्ञावाचक से आपको लग रहा होगा इसी शब्द से, आज्ञावाचक मतलब आज्ञा देंगे, तुम फल खाओ, ये हो जाएगी आज्ञा। ठीक है। अब संदेह, संदेह तो पता है संदेह मतलब शायद से शुरू हो जाता है, शायद तुम्हें वह फल खाएगा। अब संदेह के लिए जरूरी नहीं है आप इसमें शायद ही लगाएं, इस शायद को अलग भी कर देंगे। अगर शायद को अलग करते हैं और वाक्य जो है भविष्य काल का होता है तो उसमें भविष्य काल में संदेह रहता है, भविष्य किसी ने देखा नहीं है। तुम फल क्या लिख दिया ये, तुम फल वह खाएगा, वह फल खाएगा, तो वह फल खाएगा, ये भविष्य की बात है, इसका कोई निश्चित नहीं है। इसलिए अगर इसमें शायद ना भी लगाएं हम तो भी ये वाक्य जो है वो संदेहवाचक वाक्य माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लगा दें या ना लगाएं, दोनों स्थिति में यह संदेहवाचक वाक्य ही रहेगा। यहाँ पर भविष्य काल का होना चाहिए, अगर वर्तमान का लिखते हैं तो नहीं माना जाएगा। तो ये विस्मयादिबोधक या मनोवेगात्मक, मनोवेग जो मन के वेग होते हैं अच्छे बुरे दोनों, विस्मय जो विस्मय मतलब होता है आश्चर्य होना, आश्चर्य चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो जैसे यहाँ लिख दें हमारी उसने तो फल खा लिया, तो हो जाता है अरे उसने तो फल खा लिया, अरे जो है और जी लगा दिया, इसका मतलब है विस्मयादिबोधक। ठीक है। अब अंत पद जो है संकेतवाची या शर्तवाची, इसमें बताया था हमने कि सारे में एक वाक्य रहता है, इस लास्ट वाले में अंतिम वाले में दो वाक्य रहते हैं। तो इसमें एक निर्भर रहता है, शर्त रहती है, अगर उसके पास फल होंगे तो वह फल खाएगा, अगर उसके पास फल होंगे तो वह फल खाएगा। तो पहले तो इसमें दो वाक्य होते हैं। अब आपको यदि जी पता है कि उसके पास फल हैं या होंगे तब वो खाएगा, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, तो जो जाता है शर्तवाची वाक्य। ठीक है। तो आज क्लास हमने देखा वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या होते हैं, वाक्य के अंग क्या होते हैं, विधेय के प्रकार क्या होते हैं, उद्देश्य के प्रकार क्या होते हैं, वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं और रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। तो आज क्लास में हमने वाक्य के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने दे दी आपको कि वाक्य क्या होते हैं, इसकी पहचान, इसकी आप अगर आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो ये वाक्य जो है आपसे बन भी जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है।